ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी, ठीक है। एग्जाम डेट है आपकी 1 Jan 2022। यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस, ठीक है। साइकिलिंग टू वर्क में सीम द हेल्दी ऑप्शन। जब आप काम पे जाते हो तो साइकिलिंग जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, बट ए स्टडी हैज शोन दैट पीपल राइडिंग इन सिटीज़, जो लोग साइकिल राइड करते हैं सिटीज़ में, वो इनहेल करते हैं यानी कि ब्रीदिंग करते हैं टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, उनको हम इनहेल कर जाते हैं हर सांस के साथ। एटलीस्ट 5 times मोर देन ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं उनके कंपैरिजन में और जो ड्राइवर हैं उनके कंपैरिजन में कितना गुना, 5 गुना। द रिसर्च शोड दैट अर्बन कंसंट्रेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल, जो रिसर्च है वो दिखाती है कि जो अर्बन शहरी जो कंसंट्रेशन है नैनो पार्टिकल्स की, विच मेजर जस्ट ए फ्यू मिलियंस ऑफ ए मिलीमीटर, वो इतना महीन पार्टिकल्स होते हैं कि मिलीमीटर का भी कुछ मिलियंस होते हैं। कुड रीच सेवरल 100,000 इन ए क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर, जो एयर है उसका जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है उसमें 10,000 के लगभग इनके पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स व्हेन इनहेल्ड हैव बीन लिंक्ड टू हार्ट डिजीज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जब हम इन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं तो उनको हार्ट डिजीज होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग देमसेल्व्स, क्रिस्टल्स ब्रीथ हार्डर एंड फास्टर देन द रोड यूजर्स, क्योंकि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को फैलना यानी कि एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो साइक्लिस्ट है वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं, और इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, बहुत हार्ड होती है as compared to the road users. The study found that they suck about 1000 cubic centimeter with each breath. जो स्टडी है वो बताती है कि ये लगभग 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो एयर है उसमें उसकी एक ब्रीथ में ये इनटेक करते हैं। मीनिंग दे में इनहेल टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, 1 मिलियन का मतलब 10 मिलियन के बराबर पार्टिकल्स जो हैं उनको इनहेल कर जाते हैं, जो इनके लंग्स में जाता है, और पूरी जर्नी में ये बिलियंस पार्टिकल्स जो हैं उनको इनहेल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीवन हैज काउंटेड द पार्टिकल्स व्हाइल आल्सो मेजरिंग पीपल्स ब्रीदिंग ड्यूरिंग सिटी कम्यूटिंग। ये पहली बार है कि किसी ने काउंट किया इन पार्टिकल्स को व्हाइल आल्सो मेजरिंग पीपल्स ब्रीदिंग, लोगों की जो ब्रीदिंग है उसको मेजर करते हुए ड्यूरिंग सिटी कम्यूटिंग, सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। It showed that cyclists can inhale an astonishing number of pollutant particles in one journey. जो साइक्लिस्ट होते हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अपनी जर्नी में पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स का इनटेक करते हैं। For the research in Penis and his colleagues asked cyclists pedal while wearing a mask. जो रिसर्च है उसमें उन्होंने अपने कलीग से बोला कि जो साइक्लिस्ट पेडल है उनको मास्क पहनना चाहिए, फिटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स दैट कुड काउंट द पार्टिकुलेट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो मास्क बनना चाहिए जो भी पार्टिकल उनके मुंह में जा रहे हैं, नैनो पार्टिकल, उनको वो काउंट कर सके एज द पार्टिकल्स आर नोन। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पार्टिक्यूलेट्स। द रिसर्चर्स फाउंड दैट इन ब्रुसेल्स द साइक्लिस्ट इनहेल 5.58 मिलियन नैनो पार्टिकल्स फॉर एवरी मीटर साइकिल। जो रिसर्चर्स हैं ब्रसल्स के, उन्होंने देखा कि जो साइक्लिस्ट हैं उन्होंने 5.58 मिलियन नैनो पार्टिकल जो है वो हर मीटर की साइकिल में इनटेक किए, ड्रॉपिंग टू 1.1 मिलियन when they tried the experiment in MOI, a smaller town in Belgium. जो बेल्जियम है उसमें एक छोटा सा टाउन है, तो ड्रॉपिंग टू 1.1 मिलियन मतलब 1.1 मिलियन तक वो ड्रॉप हुआ when they tried the experiment in MOI, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। They also found that the cyclist inhaled 4.5 times more particles than a car passenger. जो साइक्लिस्ट होते हैं वो 4.5 टाइम मतलब 4.5 गुना ज़्यादा पार्टिकल जो है उनको इनटेक करते हैं एक कार पैसेंजर के कंपैरिजन में, ड्राइवन अलोंग द सेम रूट, जो सेम रूट पे वो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई साइक्लिस्ट है जो सेम रूट पे जा रहा है, कार वाला है, ये कम इनटेक करेगा नैनो पार्टिकल्स को, ये ज़्यादा इनटेक करेगा। वॉट इज साइकिलिंग टू वर्क नॉट ए हेल्दी ऑप्शन। जो साइकिलिंग टू वर्क है वो हेल्दी ऑप्शन क्यों नहीं है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स वेरी टायरिंग, अ साइक्लिस्ट इनहेल टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स, इट्स नॉट सेफ बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। तो क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि जो साइक्लिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनको इनहेल करता है, जो धीरे धीरे उसके हार्ट में डिपोजिट हो जाते हैं। साइक्लिस्ट आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बिकॉज
जो साइक्लिस्ट होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। क्यों? दे आर ऑन द रोड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट कम्युनिटिंग इन द सिटीज, आर इनहेलिंग प्लेंटी ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, दे आर नॉट वियरिंग ए मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर इनहेलिंग प्लेंटी ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स। ठीक है, जो साइक्लिस्ट होते हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉज क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, नैनो पार्टिकल्स ट्रेवल वेरी फास्ट, नैनो पार्टिकल्स कैन कॉज ए फैटल डिजीज लाइक कैंसर। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं एक तो बहुत छोटे होते हैं साइज में, नैनो पार्टिकल्स बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, नैनो पार्टिकल्स एक डिजीज कॉज करते हैं जो फैटल डिजीज है, जो कि है कैंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बात सही है, ठीक है, और ये बात भी सही है। लेकिन ये जो है कि नैनो पार्टिकल्स बहुत तेज ट्रेवल करते हैं, नहीं, नैनो पार्टिकल्स जो है बॉडी में बहुत स्लो ट्रेवल करते हैं। सो द बी इज फॉल्स बट ए एंड सी आर ट्रू। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 94। द पोल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर कैन कॉज डिजीज। जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? थायराइड, निमोनिया, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दे कॉज हार्ट डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉलोज। नैनो पार्टिकल्स आर इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द टाउन। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं टू द साइज ऑफ द टाउन। जो टाउन की साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आई रिपीट, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाउन की जो साइज है उससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। नैनो पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग इन साइज, ट्रांसपेरेंट, वेरी स्मॉल एंड ओपेक। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इस साइज में इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। कम्यूटिंग मीन्स, कम्यूटिंग जो है उसका मतलब क्या है जो इस पैसेज में यूज किया गया है? ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंपेंसेटिंग फॉर वन सिंस, टू मेक अ पनिशमेंट लेस सीवियर, टू सब्सटीट्यूट वन थिंग फॉर अनदर। तो जो कम्यूटिंग होता है उसका मतलब है कि जब आप ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, हम कई बार पूछते भी हैं आजकल हाउ डू यू कम्यूट, ठीक है, तो वो क्या होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करते हो। पीपल राइडिंग इन सिटीज इनहेल, जो लोग सिटी में राइड कर रहे हैं वो इनहेल करते हैं। तो जो इन जो है वो यहाँ पे क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो इन है वो क्या है? प्रीपोजिशन। इन हो गया, आउट हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है, बीनीथ हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस क्यों यूज किए जाते हैं? बेसिकली ये नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? हमें टाइम बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। इसलिए जैसे द बुक इज अंडरलाइंग बीनीथ द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या कर रहा है? पोजीशन बता रहा है। आई विल बी देयर ऑन मंडे, मैं मंडे को आ जाऊंगा। तो ये सब क्या है? टाइम स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो इन सब के स्पेसिफिकेशन के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट काउंट ऑन द पार्टिकुलेट्स। द अंडरलाइन वर्ड इज ए, जो नंबर होता है पार्टिकुलेट्स का वो क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और कंजक्शन है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर नाउन, ठीक है। जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो क्या होता है? एक स्मॉल पीस होता है, जो डर्ट होती है उसका एक स्मॉल पीस होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे किससे प्रोड्यूस होता है? रोड में जो व्हीकल्स में धुआं निकलता है ना, ये रोड व्हीकल्स के थ्रू छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जो पार्टिकुलेट्स हैं उसको डिस्क्राइब किया है नंबर ऑफ छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में। तो ये क्या है आपका? नाउन। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, ठीक है। अब 100 से हमें देखना है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब हमें ये पोएम पढ़नी है और हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बाय चूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस। देयर लिव्ड ए सेज इन डेज ऑफ योर एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर। एक साधु जो है वो वहां पे रहता था, ठीक है, एंड ही इज ए हैंडसम पिगटेल वोर, और उनके जो पिगटेल यानी कि चोटी जो होती है वो बनी हुई थी, मतलब थी उनके। बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान और आश्चर्यचकित रहते थे। बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्यों? क्योंकि वो चोटी जो है वो पीछे लटकी रहती थी। ही म्यूज्ड अपॉन हिज क्यूरियस केस, वो जो है वो इस
चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसको चेहरे पे लटकाने की कोशिश करते थे। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, वो क्या करते थे, पीछे उसको ऐसे झुलाते थे। से ही द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, आई विल टर्न मी अराउंड, ही टर्न हिम अराउंड। आई विल टर्न मी अराउंड, मैं ऐसे गोल गोल घूमूंगा, ही टर्न हिम अराउंड, और वो चोटी जो है वो उनको घुमाती थी। बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन फिर भी चोटी जो है पीछे ही रहती थी। देन राउंड एंड आउट एंड इन ऑल डे द पजल सेज डिड स्पिन, वो गोल गोल घूमते थे, बाहर पीछे करते थे, लेकिन फिर भी जो पजल है उसमें क्या रहता था कि जो साधु हैं उनकी चोटी पीछे ही रहती थी। इन वेन इट मैटर्ड नॉट ए पिन, सारी चीजें व्यर्थ चली गई। द पिक्टिल हंग बिहाइंड हिम, जो पिक्टिल है उसने क्या किया, उनको पीछे बांध दिया। एट राइट एंड लेफ्ट अराउंड अबाउट, दाएं बाएं गोल गोल घूम के, अप डाउन, ही टर्न बट स्टिल द पिक्टिल स्टाउट, जो पिक्टिल है वो कैसी रही, पिक्टिल जो है वो पीछे की तरफ ही रही। ठीक है। हंग स्टीडली बिहाइंड हिम एंड थॉट हिज एफर्ट्स नेवर स्लेक, उनके जो एफर्ट्स हैं वो क्या हुए, कभी भी बेकार, मतलब यूजफुल एफर्ट्स जो है उनके नहीं रहे। सारे एफर्ट जो है वो किस में चले गए, वेन में चले गए, मतलब सारे एफर्ट जो है वो बेकार हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड थ्रो द ट्विस्ट एंड ट्विल, वो घूमते थे, और ट्विल मतलब ऐसे कमर को घुमाते हैं ना, टैग करना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, वो फिर भी अपनी जो चोटी थी, जो पिकटेल थी, वो इनकी बैक जो है उससे फेथफुल थी, मतलब वहीं पे थी। द पिकटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, जो पिकटेल है वो पीछे ही थी। ठीक है। तो यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन अब पूछा है, द सेज वॉज फिल्ड विथ सोरो, दिस इज असर्शन, एंड द पिकटेल हंग बिहाइंड हिम रीजनिंग। Choose the best option from the following. A is true, B is false, A is false, B is true. Both A and B are true. B is responsible for A. Both A and B are false. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा both A and B are true and B is responsible for A. क्यों? क्योंकि जो साधु थे वो बहुत दुखी से रहते थे। ठीक है, ये बात कथन है, ये कथन है। क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि उनकी चोटी आगे नहीं आ पा रही थी और उन्हें अपनी चोटी आगे चाहिए थी, लेकिन चोटी जो है बिल्कुल ऑनेस्ट थी, वो कमर से बंधी हुई थी। हिज पिकटेल हंग बिहाइंड हिम, उनकी जो पिकटेल है उन्होंने क्या किया, उनको पीछे से बांध दिया था। तो ये क्या है, इसका कारण है। तो बी जो है वो बिल्कुल ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेज टर्न राउंड एंड राउंड, बिल्कुल सही बात है, जो साधु हैं वो गोल गोल घूमते थे। द सेज वॉन्टेड टू चेंज द पोजिशन ऑफ हिज पिकटेल, बिल्कुल सही बात है, जो साधु हैं वो चोटी की जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाहते थे। द सेज वॉज फीलिंग वेरी थ्रिल्ड, नहीं, वो क्या थे, अपसेट थे। ही वॉज वेरी, देखो यहाँ पे है ना, ही वॉज वेरी, द सेज वॉज फिल्ड विथ सोरो, वो क्या थे, दुखी थे, ना कि थ्रिल्ड थे। तो यहाँ क्या है, ए और बी तो सही है, लेकिन सी जो है वो गलत है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, कि जो साधु हैं वो गोल गोल घूमते थे, टर्न राउंड एंड राउंड, की जो चोटी है वो आगे आ जाए। लेकिन सेज वांटेड टू चेंज द पोजीशन ऑफ इट्स पिकटेल, वो अपनी चोटी की पोजीशन बदलना चाहते थे। सेज वॉज फीलिंग वेरी थ्रिल्ड, नहीं, सेज जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट मिस्ट्री इज द सेज वंडरिंग अबाउट, क्या मिस्ट्री है जिसमें सेज जो है उनको आश्चर्य हो रहा था। ठीक है। इज बैंगिंग हिज फेस, जो पिकटेल है वो उनके फेस पे बैंग कर रही थी बार बार, बहुत सुंदर थी। इज हैंगिंग बिहाइंड हिम ऑलवेज, इज वेरी स्टाउट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो पिकटेल थी वो उनको बांध रही थी बार बार पीछे की तरफ। वो जितनी बार अपनी चोटी को आगे लाने की कोशिश करते थे, लेकिन चोटी जो है वो बार बार पीछे की तरफ जाती थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पिकटेल इज वेरी फेथफुल, बिल्कुल सही बात है, पिकटेल तो बहुत फेथफुल थी ही, क्योंकि तभी तो वो बार बार पीछे की तरफ जा रही थी। इट हैंग्स बिहाइंड द सेज ऑलवेज, ये क्या करती थी, जो साधु है उसको पीछे से हमेशा बांध के रखती थी। A is true but B is false, A is false but B is true, both A and B are true and B implies A, both A and B are false। तो यहाँ क्या होगा, दोनों ही सही है, क्योंकि पिकटेल जो है वो बहुत फेथफुल थी। दूसरा, इट हैंग्स बिहाइंड द सेज ऑलवेज, ये क्या करती थी, साधु को पीछे से हमेशा बांध के रखती थी, मतलब पीछे हमेशा लटकी हुई रहती थी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। द फ्रेज इन वेन इन लाइन 15 मीन्स, जो लाइन 15 है उसमें जो इन वेन है, इस फ्रेज का मतलब क्या है। वेन मतलब उड़ जाना, मतलब किसी भी चीज का कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आना। विदाउट एफर्ट, विदाउट सक्सेस, डिसअपॉइंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग। तो जो इन वेन है इसका मतलब है यहाँ पे कि विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ स्पीच इज स्लैक इन लाइन 21। जो स्लैक है वो क्या है? स्लैक होता है आपका ढीला ढाला, शिथिल। तो ये क्या है? ये है आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती है? जब आप किसी चीज को करते हो, जब कोई एक्शन जो है वो आप परफॉर्म करते हो, और ये एक्शन कौन परफॉर्म करता है? कोई डूअर जो है वो इस एक्शन को परफॉर्म करता है। तो स्लेक क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है। क्लियर? और स्लेक जो है उसका मतलब क्या होता है? जो कसा हुआ ना हो। सो द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। In a class, students are able to absorb the content, but they don't participate in the discussion. Which language difficulty do they have? एक क्लास के कोई बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या है कि वो कंटेंट को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो जो क्लास में डिस्कशन चलता है तब वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन सी लैंग्वेज डिफिकल्टी जो है उन बच्चों के अंदर है? कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और प्रोनाउंसिएशन। तो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट किस में नहीं कर रहा है? डिस्कशन में, मतलब उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। जहाँ पे बच्चा कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, मतलब उसकी रिसेप्टिव स्किल जो है लिसनिंग और रीडिंग वो तो काम कर रही है, लेकिन वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो प्रोडक्टिव स्किल है उसमें वो काम नहीं कर रहा है। तो कौन सी डिफिकल्टी होती है? दिस इज एक्सप्रेसिव डिफिकल्टी, मतलब बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिकेटिव होता है जहाँ पे आप आपस में कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107। इन अ क्लासरूम द टीचर सेंड मैसेज ईदर एज वर्ड और इमेजेस। एक कक्षा है जिसमें टीचर जो है वो मैसेज भेजती है या तो शब्द की फॉर्म में या फिर इमेज की फॉर्म में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? एनकोडर हैं, डिकोडर हैं, एजिटेटर हैं और प्रोपागेटर हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक होता है एनकोडर, ठीक है, और एक होता है डिकोडर। एनकोडर होता है जो मैसेज भेजता है, जैसे इसको हम एनकोडर को डिनोट कर सकते हैं सेंडर। सेंडर होता है, मैसेज होता है और रिसीवर होता है, और ये क्या होता है आपका? रिसीवर। सेंडर का काम है कोई भी मैसेज भेजना, तो एनकोडर क्या हुआ यहाँ पे? टीचर। ठीक है, टीचर ने क्या किया? क्लास में क्या भेजा? मैसेज भेज दिया। या तो उसने वर्ड की फॉर्म में मैसेज कन्वे किया है या फिर इमेज की फॉर्म में मैसेज कन्वे किया है। कन्वे ऑफ मैसेज जो है वो कैसा भी हो सकता है, वो सिंबल्स की फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, वो फ्रेम की फॉर्म में हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है? बच्चे यहाँ पे डिकोडर हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो अब उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा, ये मालूम करने के लिए कि टीचर जो है वो क्या चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। अ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट राइटिंग। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है बच्चे की राइटिंग में, यानी कि बच्चे के लिखने में जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और एक होता है आपका समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है, और ये होता है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, ये होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, इसमें सेल्फ असेसमेंट भी होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, आपका पोर्टफोलियो बनता है, बच्चे को आप पूरे साल एनालाइज करते हो और उसको टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है। तो इट रिक्वायर्स थॉरो मेकिंग ऑफ मैकेनिकल एरर विद ए पेंसिल और पेन नहीं। मेकिंग कंपेंड्स ऑन द appropriateness ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट एंड द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव वाज मेड। बिल्कुल सही बात है। इसमें हम क्या करते हैं? कमेंट्स पास करते हैं, मतलब आप बच्चे को फीडबैक देते हो, बच्चे को आप क्या करते हो? उसका जो लर्निंग गैप है उसको फिल करते हो। एप्रोप्रिएटनेस मतलब बच्चा कितना परफेक्ट है चीज़ों को करने में और कितना नहीं है। बच्चे के जो भी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, चीज़ों को लेके और जिस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको आकलन किया गया है। मान लीजिए बच्चे को बोलने में दिक्कत है, बच्चे को मैथ में दिक्कत है, बच्चे को साइंस में दिक्कत है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं, जब बच्चे आकलन जो है उस उद्देश्य की पूर्ति करे जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है, और बच्चे को आप टाइम पे फीडबैक देके उसका लर्निंग गैप फिल कर पाओ। शुड रिक्वायर दैट द स्टूडेंट्स हैंड इन ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नहीं। सेवरल केयरफुल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर कंटेंट मैकेनिक स्पेलिंग यूसेज नहीं। बच्चे को कमेंट देना एप्रोप्रिएटनेस पे कि बच्चे का जो इंटरप्रिटेशन है और जो प्रॉम्प्ट बच्चे को आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसके इंटरप्रिटेशन जो है बच्चे की उसकी एप्रोप्रिएटनेस पर कमेंट देना। एंड द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव वॉज मेड, और जिस उद्देश्य के लिए आपने उस टेस्ट को बनाया था। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल इनबॉर्न फैकल्टी that help them discover the underlying pattern of the language, which of the following approach might be support the student। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक इनबॉर्न फैसिलिटी होती है
कि वो अंडरलाइंग पैटर्न जो है भाषा का जो भी पैटर्न है तो वो उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो कौन सी अप्रोच जो है यहाँ पे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निविस्ट, इनेटनेस और कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो थ्योरी अप्रोच होती है वो है नाओम चॉम्स्की की, जिन्होंने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है या फिर इनेट क्वालिटी होती है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को किसी भी समय पर उसकी व्याकरण को लर्न कर सकता है। आप अगर किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी हो तो आप कभी भी किसी भी चीज़ लैंग्वेज का व्याकरण सीख सकते हो। व्यवहारवादी हैं BF स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक और इयान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने क्या किया था, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जो है उनके बीच में कंडीशनिंग बनाई थी। कॉग्निविस्ट होते हैं आपके जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग। कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं आपके जो संरचनावाद पे मतलब सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, जैसे विलियम वुंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग आती है तो उसमें जो है क्या चीज़ जो है इसमें डिसऑर्डर में फॉलो नहीं होती। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स, डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या होता है, वर्ड्स और सेंटेंस जो होते हैं ना वो लिमिटेड नंबर में होते हैं बच्चे के अंदर। जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है इसमें बच्चा अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो लैक करता है। तो इसमें जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। स्पीच का लिमिटेड अमाउंट होता है, ठीक है, ये इसमें होता है। जो लर्निंग नए शब्द होते हैं उनको बच्चे को याद करने में कठिनाई आती है, ये तो इसमें होगा, ये भी होगा। बच्चा नया शब्द जो है और सही शब्द जो है उसको मालूम करने में कठिनाई फील करता है। अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे से पूछा जाए जो करता होता है उसको इंग्लिश में बताइए तो बच्चा यहाँ पे राइट वर्ड यूज़ नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है उसको समझने में कठिनाई जहाँ आती है, दिस इज रिलेटेड विद डिसकैलकुलिया, जहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आती है। सो द ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। करेक्ट मैच लिस्ट 1 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज विद लिस्ट 2 मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज कंपोनेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 111। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फोनोलॉजी, सिमेंटिक, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट्स। ये जो लैंग्वेज कंपोनेंट है इनका क्या मतलब है। फोनोलॉजी मतलब स्वर विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, रेफर्स टू द रूल्स फॉर एंगेजिंग इन एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, refers to the rules governing the structure and sequence of speech sound, the way underlying concepts are expressed in word and word combination, the rule by which words are arranged into sentences, grammatical markers indicating number, tense, case, person, gender, active, passive voice and other meaning, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा आपका B, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या है, साउंड। तो रेफर्स टू द रूल, एक ऐसा रूल होता है फोनोलॉजी में जो किसको गवर्न करता है, स्ट्रक्चर को और स्पीच साउंड जो है उसके सीक्वेंस को। जैसे ए पहले आएगा फिर आ बाद में आएगा, ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, ठीक है। इन स्वरों को एक प्रॉपर तरीके से और सिक्वेंशियल वे में चीज़ों को अरेंज करना, दिस इज योर फोनोलॉजी। अब अगर सिमेंटिक की बात करें तो सिमेंटिक होता है आपका जो वर्ड होते हैं ना और जो वर्ड कॉम्बिनेशन है उसको किस तरीके से हम उसका मीनिंग निकालते हैं। तो इसका होगा आपका C, द वे अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशन। शब्दों को और शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर होता है आपका सिंटैक्स, ठीक है। जो सिंटैक्स है उसमें क्या होता है, सेंटेंस जो होते हैं ना उनको हम वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके। तो सिंटैक्स इज रिलेटेड विद सेंटेंस, द रूल बाय विच वर्ड्स आर अरेंज इनटू सेंटेंस। जैसे राम इज गोइंग, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे आप वर्ड्स को अरेंज करते हो तो एक सेंटेंस बनता है एंड दिस इज द सिंटैक्स। सिमेंटिक क्या होता है, वर्ड और वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको क्या करना, एक्सप्रेस करना। फिर होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होता है आपका ग्रामेटिकल मार्कर जिसमें नंबर, टेंस, केस,
पर्सन, जेंडर, एक्टिव, पैसिव वॉइस और दूसरे मीनिंग जो हैं वो आते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। वापस देखते हैं फोनोलॉजी क्या होती है? स्वर विज्ञान, जहाँ पे हम जो स्पीच साउंड है, ठीक है, साउंड का सीक्वेंस और उसकी स्ट्रक्चर को गवर्न किया जाता है। सिमेंटिक होता है जिसमें शब्द और शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकाला जाता है। सिंटेक्स होता है आपकी स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। एक होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में जो वर्ड्स होते हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ग्रामेटिकल मार्कर जो होता है जो कि नंबर, टेंस, केस, पर्सन, जेंडर, पैसिव वॉइस, इन सब की मीनिंग को इसमें निकाला जाता है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी एक्विजिशन ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन 1.5 ईयर एंड 2.5 ईयर रीचेज अबाउट 250 वर्ड्स एंड 2 वर्ड अटरेंस, दिस इज नोन एज, मतलब जो वोकेबलरी अर्जन है, मतलब बच्चे का जो वोकेब गेन करने का वो है बच्चे का, वो 1.5 से 2.5 साल का बच्चा करता है। और ये इसकी जो लिमिट होती है वो 250 वर्ड तक वो पहुंचता है। बच्चा 2-2 वर्ड करके बोलता है, मम्मा चाय, पापा खाना। ये सब क्या होते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच है, ग्रामेटिकल मॉर्फीम है, ओवर रेगुलराइज है और कन्वर्जन है। तो ये होता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच, जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद के जो वर्ड्स हैं और खुद की ग्रामर जो है उसको रेगुलेट करके अपने ही तरीके से लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। और 1.5 से 2.5 साल का बच्चा जो है उसके वर्ड लिमिट कितनी हो जाती है? 250। और धीरे धीरे वो 2-2 शब्दों की पेयरिंग बना के शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भाषा का विकास है उसको क्या चीज़ जो है वो पोषित नहीं करती या फोस्टर नहीं करती। यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फैंटेसी, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का जो भाषा विकास है, अगर आपको बोलना और पढ़ना आ ही नहीं रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, तो आप कैसे अपनी फैंटेसी जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे? हर किसी की कोई ना कोई फैंटेसी होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। यूजिंग लैंग्वेज टू नरेट इवेंट्स टू बिगिन एंड एंड ए कन्वर्सेशन, बिल्कुल सही बात है, किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करने में और उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। यूजिंग लैंग्वेज टू फॉर्म एंड मेंटेन सोशल कॉन्टैक्ट, समाज में जब आपको लैंग्वेज आएगी नहीं तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो उसमें हेल्प करेगा। यूजिंग लैंग्वेज टू सोशल कैटेगराइजेशन, नहीं, हम भाषा को सोशली कैटेगराइज करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि हम इस ग्रुप से बात नहीं करेंगे, हम इस ग्रुप से बात नहीं करेंगे, हम हिंदी ग्रुप से बात नहीं करेंगे, हम इंग्लिश ग्रुप से बात नहीं करेंगे, नहीं। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसके फोस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि बच्चा अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए। लैंग्वेज जो है उसमें इवेंट जो होती है उनको एक अच्छे तरीके से स्टार्ट भी करे और एंड भी करे। लैंग्वेज जो है वो कैसे सोशल कॉन्टैक्ट में मेंटेन होती है और उसको फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज बिलीव दैट लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस वर्ड दिखे और रीइंफोर्समेंट दिखे, यानी कि प्रयास और पुनर्बलन, ये कहा था आपके बिहेवियरिस्ट BF स्किनर ने। ठीक है, ये किसने कही थी थ्योरी? BF स्किनर। उन्होंने क्या बोला था, बच्चा शुरू में जब प्रयास करता है तो हर एक अच्छे प्रयास पर उसको पुनर्बलन देना जरूरी होता है, जिससे कि उसका जो विकास है वो और ज़्यादा, बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट हो सके। तो ये क्या है आपका? बिहेवियरिज्म। जो कॉग्निटिविज्म है वो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। कंस्ट्रक्टिविज्म हमको बताया था संरचनावाद, जिसमें क्या आता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है आपके जो विलियम वुंट थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट। बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और आप उसको अगर एक वैलिडेशन देते हो, बच्चे की तारीफ करते हो, बच्चे को कोई पुनर्वलन देते हो, तो बच्चा उस काम को और ज़्यादा करता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है आपकी गहन चिंतन। इसमें हम जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ते हैं और सिर्फ ये मालूम करते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें पढ़ते हैं, जितना भी लिटरेचर है, न्यूज़पेपर है, नोटबुक है, नॉवेल्स हैं। रीडिंग फॉर फ्लुएंसी इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एक लंबे टेक्स्ट को क्या करते हैं? फ्लुएंसी के साथ पढ़ते हैं। रीडिंग फॉर एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग ए टेक्स्ट अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ ए टीचर। एक एक्यूरेसी जो है उसके लिए पढ़ना जो इन्वॉल्व करती है एक टेक्स्ट को अप्रोच करना क्लोज गाइडेंस के नीचे एक टीचर की, नहीं। ग्लैंसिंग रैपिडली थ्रू द टेक्स्ट टू फाइंड आउट द सम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे भी सम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा ना, दिस इज योर स्कैनिंग। जैसे न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट निकला जॉब के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं? बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।
गो थ्रू द टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू गेट जिस्ट, दिस इज योर स्किमिंग। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फ्लुएंसी इन्वॉल्व होती है जिसमें हम लंबे टेक्स्ट को सिर्फ अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। जो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती है उसका वो किस चीज़ से रेफर होती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड इन न्यू लैंग्वेज, ability to understand and express the spoken language, ability to understand and comprehend spoken language that one hears and reads, the ability to understand the comprehend the second language। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती है वो होती है आपकी लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आप जितना ज़्यादा अटेंटिव होकर जितना ध्यान से चीज़ों को सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को क्या करते हो, समझ पाते हो। मान लीजिए आप फ़ोन पे अटेंटिव नहीं हो तो सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, अगर सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है आप अटेंटिव होकर नहीं सुन रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी देर में उसने क्या चीज़ कन्वे की है। ठीक है, और इन चीज़ों के लिए जब आप बोलोगे, जो प्रोडक्टिव स्किल होती है वो भी इफेक्टिव होती है जो आप सुनोगे और जो आप पढ़ोगे। ठीक है, आप इफेक्टिव तरीके से तभी लिख पाओगे जब आप पहले उसको सुनोगे अच्छे से। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117। वाइल टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी भाषा को पढ़ाते समय क्लास में जो स्कैफोल्डिंग होती है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी के लिए, तो टीचर उसमें क्या इन्वॉल्व करता है, जेस्चरिंग एंड यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, होम लैंग्वेज समराइजेज, यूज ऑफ पिक्चर डिक्शनरी बाय द टीचर, यूज ऑफ सिंबल। यहाँ होता है जेस्चरिंग और यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि बच्चे के केस में स्कैफोल्डिंग होती है जब आप बच्चे को कोई शुरुआती मदद देते हो। मान लीजिए बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है। अब सेकेंड लैंग्वेज उसको पहले से उसके बारे में समराइजेशन है कि मतलब सेकंड लैंग्वेज ऐसी होती है। मान लीजिए वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है तो इंग्लिश के बारे में उसको पता है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया है, लेकिन कहीं वो स्टक हो रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको स्कैफोल्डिंग दोगे। स्कैफोल्डिंग किसने कही थी, लेव वाइगोत्स्की ने, कि बच्चे को आप शुरुआती मदद दो, लेकिन ये देगा कौन, MKO। अब यहाँ से बच्चा क्या है, अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच का गैप है ये क्या है, ZPD। अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग जो आपने दी तो वो बच्चे की समझने की जो क्षमता है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, बच्चा अगर कहीं स्टक हो रहा था तो उस बच्चे के समझने की जो क्षमता है उसको वो बढ़ा देगी। तो यहाँ पे टीचर क्या इन्वॉल्व करेगा, जेस्चरिंग। ठीक है, किस तरीके से आप बच्चे को वो चीज़ समझा सकते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118। फॉरबिडिंग ए चाइल्ड टू यूज देयर होम लैंग्वेज, बच्चे को उसकी मातृभाषा यूज करने के लिए रोकना स्कूल में डेट्रीमेंटल टू देयर लर्निंग, वो उनकी अधिगम पे क्या प्रभाव डालती है। यूजिंग होम लैंग्वेज नेगेटिवली अफेक्ट लर्निंग, नहीं, बच्चे की मातृभाषा कभी भी आपके अधिगम को अफेक्ट नहीं करती। ना तो वो अधिगम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, वो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो आपकी लर्निंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, ना कि नेगेटिव। इट इज़ वायोलेशन ऑफ देयर राइट, नहीं, उनके राइट का वायोलेशन ये नहीं है। इट्स इलीगल टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ होम लैंग्वेज इन स्कूल, किसी भी स्कूल में ये प्रोहिबिशन नहीं होता है कि बच्चा अपनी मदर टंग को यूज़ ना करे। इट में मेक स्टूडेंट फील मार्जिनलाइज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट इन द क्लास, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे आप बच्चे को उसकी मदर टंग यूज़ करने से रोक देते हो ना, या आप बच्चे के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, तो बच्चा क्या करता है, लॉस्ट फील करेगा क्लास में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा और फिर धीरे धीरे वो आइसोलेट हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। This is multiple discursive practice in which multilingual या bilingual engage in order to make sense of their bilingual या multilingual word। जो multiple discursive practice होती है, ठीक है, जिसमें multilingual या bilingual जो है वो engage होते हैं एक bilingual या multilingual word जो है उसका sense बनाने के लिए। ट्रांसलैंग्वेजिंग, सेमी लैंग्वेजिंग, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग होती है जिसमें हम वर्ड्स को मिक्स करके बोलते हैं, जैसे जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है तो यहाँ पे बुक क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड हुआ, टेबल क्या हुई, इंग्लिश वर्ड हुई, और ऊपर रखी हुई है हिंदी वर्ड है। कोड स्विचिंग होती है जब आप बोलते बोलते स्विच कर जाते हो, जैसे आई हैव टू गो होम क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो यहाँ क्या हुआ, पहले आपने इंग्लिश बोला और एकदम से स्विच करके हम कहाँ गए, हिंदी में। जो ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज को क्लास में यूज़ किया जाता है और आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे इजीली जंप कर जाते हो।
तो जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है वो एक मल्टीपल डिस्कर्सिव प्रैक्टिस होती है, मतलब उसमें हम मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको प्रमोट करते हैं, जिसमें दो भाषी और बहुभाषी जो हैं वो इंगेज होते हैं, मतलब बोलते हैं आराम से बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल वर्ड जो है उनका मतलब निकालने के लिए। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर टू। जो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो किससे रेफर होता है? लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेजेस इन द स्कूल। जो बच्चा है वो स्कूलिंग किस में शुरू करता है? मदर टंग में, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो मल्टीलिंगुअल बच्चा बन जाता है, क्योंकि एक ही स्कूल में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। लर्नर बिगिन दियर स्कॉलरशिप इन होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड इंग्लिश एंड हिंदी। नहीं, बच्चा ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप होम लैंग्वेज में यूज़ करेगा और आगे इंग्लिश और हिंदी पे जाएगा। स्कूलिंग इन इंग्लिश, बच्चे की स्कूलिंग कभी भी इंग्लिश में शुरू नहीं होगी, उसकी मदर टंग में ही उसकी स्कूलिंग को शुरू किया जाता है। लर्न थ्रू मदर टंग इन प्राइमरी स्कूल एंड ऐड इंग्लिश लेटर। बच्चा मल्टीलिंगुअल बनता है, वो आता एक लैंग्वेज के साथ है लेकिन जाता मल्टीलिंगुअल बन के है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।